1999 की गर्मियों से कुछ महीने पहले कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे अगर समय रहते समझ लिया जाता तो शायद इतिहास अलग होता। एलओसी के उस पार रात के अंधेरे में कुछ परछाइयां लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ लोगों को लग रहा था कि यह सिर्फ एक सामान्य हलचल है, एक ऐसी हलचल जो हर साल बर्फ पिघलने के बाद दिखाई देती है। पर सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस बार पहाड़ों पर सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रही थी। इस बार एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जो दो परमाणु ताकतों को आमने सामने ला सकता था। सर्दियों के दौरान कारगिल सेक्टर की कई ऊंची पोस्ट भारतीय सेना अस्थायी रूप से खाली कर देती थी। कारण था -40 डिग्री तक गिरता तापमान, ऑक्सीजन की कमी और उन चोटियों तक पहुंचने की लगभग असंभव स्थिति। सेना मानती थी कि इतनी ऊंचाई पर दुश्मन भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसी सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। 1998 के आखिर में भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ अजीब इनपुट मिलने शुरू हुए। एलओसी के पास असामान्य वायरलेस बातचीत पकड़ी गई। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान मुजाहिदीन के भेष में ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ स्थानीय चरवाहों ने भी दावा किया कि उन्होंने ऊंचाइयों पर अजनबी लोगों की आवाजाही देखी है। लेकिन उस समय दिल्ली का ध्यान कहीं और था। देश अभी अभी परमाणु परीक्षणों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहा था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच शांति वार्ता चल रही थी। लाहौर बस यात्रा की तैयारी हो रही थी। पूरा माहौल इस उम्मीद से भरा था कि शायद अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे। और यही वो समय था जब पहाड़ों के पीछे एक गुप्त ऑपरेशन धीरे धीरे आकार ले रहा था। पाकिस्तान की सेना के कुछ शीर्ष अधिकारी, खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ, एक ऐसी योजना पर काम कर रहे थे जिसका मकसद था कारगिल की चोटियों पर कब्जा करना। उनकी सोच बेहद खतरनाक लेकिन साफ थी। अगर भारत की सप्लाई लाइन यानी श्रीनगर लेह हाईवे उनकी फायरिंग रेंज में आ जाए तो सियाचिन पर भारत की पकड़ कमजोर हो सकती थी और शायद कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से जिंदा किया जा सकता था। जनवरी 1999 में रॉ के कुछ अधिकारियों ने एक इंटरसेप्ट रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी सेना एलओसी के नजदीक लॉजिस्टिक मूवमेंट बढ़ा रही है। कुछ जगहों पर भारी मात्रा में राशन, गोला बारूद और बर्फीले इलाकों में इस्तेमाल होने वाले टेंट पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन सवाल यह था, अगर यह सिर्फ सामान्य घुसपैठ थी तो इतनी बड़ी तैयारी क्यों? इसी दौरान भारतीय सेना की कुछ यूनिट्स ने भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियां नोट की। लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि यह सीमित स्तर की घुसपैठ है, जैसा पहले भी होता आया है। किसी ने कल्पना भींदर तक आकर पूरी की पूरी पहाड़ियों पर बंकर बना चुका होगा। फरवरी 1999 जब लाहौर में दोनों देशों के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, उसी समय एलओसी के उस पार बर्फ के बीच हथियारों की खेप ऊपर पहुंचाई जा रही थी। एक तरफ कैमरों के सामने दोस्ती की तस्वीरें थीं, दूसरी तरफ पहाड़ों के पीछे युद्ध की तैयारी। कई रिपोर्ट्स बाद में दावा करती हैं कि कुछ खुफिया चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कारण सिर्फ लापरवाही नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भ्रम भी था। भारत को विश्वास था कि परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई का जोखिम नहीं उठाएगा। दोनों देशों के पास अब परमाणु हथियार थे और यही सोच सबसे खतरनाक साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ सैन्य रणनीतिकार मानते थे कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी भारत को बड़े युद्ध से रोके रखेगी। मार्च आते आते बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और उसी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। उन्होंने पत्थरों के बीच छिपे बंकर बनाए, मशीन गनें तैनात की, मोर्टार पोजीशन तैयार की और सबसे अहम, भारतीय सेना की गतिविधियों पर लगातार निगरानी शुरू कर दी। लेकिन नीचे घाटियों में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि हजारों फीट ऊपर मौत धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। मई 1999 कारगिल के एक स्थानीय चरवाहे ताशीनाम ग्याल अपने याक ढूंढते हुए ऊंचाइयों की तरफ गए। वहीं उन्होंने कुछ संदिग्ध लोग हालात पर नजर रख रही थी। रिपोर्ट्स आने लगें कि अगर युद्ध नियंत्रण से बाहर गया तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। कई विदेशी विश्लेषकों ने इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य टकरावों में से एक बताया। लेकिन इन सबके बीच सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे भारतीय सैनिक। ऑक्सीजन की कमी, सीधी चढ़ाई, ऊपर से दुश्मन की गोलियां। फिर भी जवान आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब सिर्फ जमीन वापस लेना मकसद नहीं था। अब सवाल था देश की प्रतिष्ठा का। टोलोलिंग की लड़ाई में कई जवान शहीद हुए। हर इंच जमीन के लिए लड़ाई हुई। रात के अंधेरे में सैनिक चट्टानों से चिपक कर ऊपर बढ़ते थे। कई बार हाथ जम जाते, सांस टूटने लगती, लेकिन कदम नहीं रुकते। फिर आया टाइगर हिल, एक ऐसी चोटी जो पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकती थी। उसे वापस लेना सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी थी।
भारतीय सेना ने कई दिशाओं से हमला किया, दिनों तक लड़ाई चली और आखिरकार तिरंगा फिर से उस चोटी पर लहराया। लेकिन युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में था। क्या इस पूरी घुसपैठ को पहले रोका जा सकता था? क्या वो शुरुआती इनपुट जिनमें एलओसी पर असामान्य गतिविधियों की बात कही गई थी, अगर गंभीरता से लिए जाते तो इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती? कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में बाद में कई खामियों की ओर इशारा किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, सूचनाओं का सही विश्लेषण न होना और रणनीतिक स्तर पर गलत अनुमान, इन सब ने मिलकर दुश्मन को वो मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन पाकिस्तान भी अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। भारतीय सेना ने धीरे धीरे अधिकांश पोजीशन वापस ले ली, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। फिर भी कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली घटना कि युद्ध हमेशा अचानक नहीं शुरू होते। कई बार उनके संकेत महीनों पहले दिखाई देने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें पढ़ पाता है और कोई नहीं। आज भी कारगिल की बर्फीली चोटियां उस संघर्ष की गवाह है, जहां कुछ अनसुने इनपुट हजारों गोलियों में बदल गए, जहां एक गलत आकलन दुनिया को परमाणु तनाव के किनारे तक ले गया और जहां भारतीय सैनिकों ने साबित कर दिया कि पहाड़ चाहे कितने भी ऊंचे हों, तिरंगे से ऊंचे नहीं हो सकते। कारगिल की असली कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि उन चेतावनियों की है जिन्हें अगर समय पर समझ लिया जाता तो शायद इतिहास कम खून देखता और हिमालय की चोटियां इतनी चीखें कभी न सुनती।